आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बुक 2 है आपकी, सब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक ग्रेन्यूल्स। आज हम देखेंगे। कल मैंने आपको जिस तरह सॉलिड डोजेज फॉर्म में पहला जो डोजेज फॉर्म पहली पढ़ाई थी वो पाउडर थी। पाउडर से आगे अगला स्टेप, अगर आप टैबलेट्स बनाने की तरफ जा रहे हो तो ग्रेन्यूल्स बनते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट ग्रेन्यूल्स को भी मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेन्यूल्स आम तौर पर आपको, अगर किसी बच्चे ने देखा हो तो सिट्रो सोडा का साशे अगर आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, यूरिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के दौरान अगर आपको जलन फील होती है तो उसके लिए डॉक्टर आपको सिट्रो सोडा के साशे देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो यूरन होता है उसकी अल्कलाइन नेचर चेंज हो जाती है, जिससे फिर वो जो इन्फेक्शन है या अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो रिकवर हो जाता है। अगर आपने सिट्रोसोडा साशे को देखा है तो पानी में जब उसको साशे को डालते हैं तो वो छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, पानी में ऐड होते साथ ही आपको बबल्स बनते नजर आते हैं, जैसे आपको डिस्प्रीन की टैबलेट या CAC 1000 की टैबलेट्स को पानी में ऐड करने पे नजर आते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ग्रेन्यूल्स की एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, सिट्रोसोडा। सिट्रोसोडा साशे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ग्रेन्यूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो मेडिसिनल पर्पज के लिए। उससे अगला स्टेप, अगर आप डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे तो आप ग्रेन्यूल्स से आगे टैबलेट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप पाउडर के अंदर बाइंडिंग एजेंट या बाइंडर्स ऐड करते हो। बाइंडर्स क्या होते हैं, इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे कंपोनेंट्स जो पाउडर के पार्टिकल्स को आपस में स्टिक करते हैं या उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसा कि आपने आटा गूंथते वक्त आटे के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आपने पाउडर जो होगा उसमें बाइंडिंग एजेंट ऐड करोगे जिससे ग्रेन्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पे अब मैं पढ़ने लगा हूँ। ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर फ्रॉम पाउडर सब्सटेंस द पार्टिकल विच आर मेड, के पार्टिकल जो से होते हैं उनको मेड टू एग्रीगेट, के उनको एग्रीगेट यानी इकट्ठा किया जाता है बाय एडिशन ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट ऐड करके, बाइंडिंग एजेंट ऐड करके, और बाय सम अदर मीन्स या कोई और तरीके के साथ पाउडर के पार्टिकल्स को इकट्ठा करके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। दे आर जनरली इरेगुलर शेप बट मे बी प्रिपेयर्ड टू बी स्फेरिकल। कोशिश यही होती है कि ग्रेन्यूल्स का जो शेप है वो बिल्कुल गोल हो, जैसे आपने राइजी के कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे दाने देखे होंगे ना, वो भी ग्रेन्यूल्स ही हैं। तो या हम कोशिश करते हैं वैसे बना ले, या फिर सिट्रो सोडा के साशे के जो ग्रेन्यूल्स है वो गोल नहीं होते, उनकी इरेगुलर शेप होती है, तो या इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पर इफरविसेंट ग्रेन्यूल्स, इफरविसेंट ग्रेन्यूल्स। अच्छा जी, इफरविसेंट ग्रेन्यूल, इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को पहले दी है, ठीक है जी। वही चीज यहाँ पे आपकी सेम बताया जा रहा है कि जितनी भी आपके पास मेडिसिन ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें जिनको पानी में ऐड करने पे आपको बबल्स मिलते हैं, बुलबुले से निकलते हैं, उन मेडिसिन के अंदर असल में क्या चीज ऐड की होती है ये अब आपको बताने लगा हूं कि इसकी कंपोजिशन के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे लाजमी, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके साथ या सिट्रिक एसिड ऐड कर लो या टाटारिक एसिड ऐड कर लो या दोनों ही इकट्ठे ऐड कर लो। तो कार्बोनेट को जब आप एसिड के साथ ऐड करोगे और इन दोनों को जैसे ही पानी मिलेगा ये आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के ऊपर ये क्या करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये खारिज करते हैं, जिससे
आपके लिक्विड के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे पैकेट्स भी होते हैं जिनसे क्या होता है कि जैसे ही पानी में डालो बबल्स बनने लग जाते हैं, कार्बोनेटेड वाटर बन जाता है। अच्छा जी, तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई जा रही है, ये अब आपके सामने आ गई है। सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन करके सोडियम सिट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सॉल्यूशन मेक द सलाइन और अनडिजायरेबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट। ठीक है, मास द सलाइन और तो ये जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, ये आपकी मेडिसिन का कड़वा, ठीक है, आपकी मेडिसिन का टेस्ट को चेंज कर देता है। तो इसीलिए आप पेप्सी कोक वगैरह की बोतलों को ज्यादा पसंद करते हो। ठीक है, तो ये आपके ग्रेन्यूल्स का टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, आगे चलें। आगे पाउडर के बाद ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के बाद अगला थर्ड नंबर पे जो डोजेज फॉर्म तैयार होती है उसको कहते हैं टैबलेट्स। टैबलेट्स आपको पता है कि ये यूनिट डोजेज फॉर्म भी कहलाती है। यूनिट का क्या मतलब होता है? एक सिंगल, यानी एक टैबलेट एक यूनिट है, इसलिए आप यूनिट डोजेज फॉर्म कहते हो इसको। ठीक है जी, तो ये भी कैसे बनती है कि आपने पाउडर लेना, डायरेक्ट पाउडर से, कल जैसे मैंने बताया कि पाउडर से भी डायरेक्ट टैबलेट बन सकती है, पाउडर से ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल से आगे टैबलेट्स भी बन सकती हैं। तो टैबलेट्स बनाने के लिए इस चैप्टर के शुरू में जैसा बताया था कि आपको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआईज, ठीक है, एपीआईज के साथ साथ आपको इनएक्टिव या नॉन फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, जिनको एडिटिव एक्सिपिएंट्स भी कहा जाता है, वो भी ऐड किए जाते हैं। एडिटिव एक्सिपिएंट्स क्या है, वो भी अगेन मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में बताया हुआ है, जैसे कि डाइलुएंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर्स। ठीक है, और इसके अलावा काफी एडिटिव एक्सिपिएंट्स ऐड होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये आपका tablets are solid dosage form of medicinal substance usually prepared with the aid of pharmaceutical adjuncts। तो ये हमेशा tablets फार्मास्यूटिकल एडजेंट्स यानी कि एडिटिव एक्सिपिएंट्स की मदद से ही बनती है। और टैबलेट्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? ओरल, बक्कल, वजाइनल, रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये वाला इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि टैबलेट्स को एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो ये जरा तवज्जो के साथ सुनना है आपने। पहला कि टैबलेट को लेना आसान है, यानी आपको डॉक्टर जब मेडिसिन लिख देता है तो आप घर आके वो टैबलेट आसानी से खुद ही ले सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि इंजेक्शन वगैरह लगवाने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। दूसरा, श्योरिटी ऑफ एक्यूरेट डोज। ठीक है, इंजेक्शन हो या सिरप हो, डोज कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन टैबलेट में 100% एक्यूरेट डोज जाती है। मतलब एक टैबलेट अगर खाओगे तो एक टैबलेट अगर 500 मिलीग्राम की है तो 500 मिलीग्राम ही आपकी बॉडी में जाएगा। ठीक है जी, अनप्लीसेंट टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय कोटिंग। टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग करके अनप्लीसेंट टेस्ट को मास्क कर लेते हैं हम, जैसा कि ब्रूफेन आपके पास है, ब्रूफेन की टैबलेट के ऊपर मीठा शुगर की कोटिंग की जाती है ताकि ब्रूफन का कड़वेपन को मास्क किया जा सके, छुपाया जा सके। अगला पॉइंट है, दे आर ड्राई सो मोर स्टेबल देन लिक्विड प्रिपरेशन। टैबलेट की एक्सपायरी होती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, जबकि सिरप की एक्सपायरी होती है 2 साल बमुश्किल। तो इसका मकसद क्या है कि टैबलेट ड्राई होती हैं तो इसलिए जल्दी खराब नहीं होती। डिटोरेशन ऑफ मेडिकामेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर इज लेस इन टैबलेट फॉर्म। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन और लाइट, ये टैबलेट्स को बहुत कम तंग करते हैं एज कंपेयर टू अदर डोजेज फॉर्म, जैसा कि लिक्विड। ठीक हो गया। और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल के लिए हम टैबलेट्स को अलाउ नहीं करते, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई। टैबलेट को बनाना जरा महंगा काम इस वजह से है कि इसमें बहुत ज्यादा मशीनें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है,
जबकि अगर आपने कैप्सूल बनाने हैं तो कैप्सूल बड़ा आसानी से बन जाता है, उसमें आपने शेल खरीद के उसमें उसके अंदर बस पाउडर को भरना होता है बस। लेकिन टैबलेट में ऐसा नहीं होता, टैबलेट में आपने एडिटिव एक्सीपिएंट डालने होते हैं, फिर आपने कल जैसे बताया डाई और पंच, ठीक है। तो यानी एक लंबा प्रोसेस होता है टैबलेट्स का, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई, ठीक है। तो ये आपका फार्मास्यूटिक्स का आज का टॉपिक हो गया खत्म। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन कोई पॉइंट आया तो बताओ, क्लियर है सबको? अच्छा जी, फार्माकोलॉजी का आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 क्या है? टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोगनोलॉजी। बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आगे 9th 10th चैप्टर में जब आप क्रू ड्रग से रिलेटेड पढ़ोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज वहां पे काफी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। लेकिन इसमें अब मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मैं अब करवा रहा हूँ उनको टिक करते जाओ और उन्हीं को ही आपने तैयार करना है। सबसे पहला राइजोम क्या होता है, ठीक है जी। तो राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू स्टेम्स और प्लांट। जो आलू होता है यानी कि तने, प्लांट के 3 पार्ट्स होते हैं, जड़, तना और पत्ते या टहनियाँ। अगर तना जो सा है वो जमीन के अंदर हो तो उसको राइजोम बोला जाएगा, जैसा कि आलू, शकरकंदी, अदरक, ठीक है, ये तीनों राइजोम कहलाएंगे। जाइलम क्या चीज होती है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम के जरिए पानी रूट से होता हुआ ऊपर पत्तों तक जाता है। जाइलम के साथ एक और आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए पत्तों में जो खुराक बनी होती है वो वापस सारी प्लांट्स के अंदर लाई जाती है। लीव्स, ठीक है, लीव्स आपको अच्छे तरीके से वाकफ हो। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट, यानी कि बड़े प्लांट्स के अंदर ये लीव्स होते हैं और फ्लैट होते हैं, चपटे से होते हैं, ग्रीन ब्लेड लाइक होते हैं यानी पतले से होते हैं, और अटैच टू स्टेम और कार्ड लीव, और ये स्टेम के साथ जो जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें मजीद आप लिख सकते हो कि इनमें क्लोरोफिल होता है और दे एंड लीव्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये आप लाइन ऐड कर सकते हो लेकिन जितनी लिखी है ये भी काफी है। आगे आ जाता है जी स्टेम्प। स्टेम्प भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि स्टेम्प का मेन मकसद होता है प्लांट को सपोर्ट करना, अपर पार्ट को सपोर्ट करना, और प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पे भी स्टेम्प काम करती है। यानी जड़ों से अगर कोई चीज पत्तों तक जानी है स्टेम्प से गुजर के जाएगी, पत्तों में से कोई चीज अगर जड़ों तक आनी है तो स्टेम्प से गुजर के आएगी। तो ये प्लम्बिंग, जैसे कि घरों के अंदर पाइप वगैरह डले होते हैं ना पानी के नल वगैरह के लिए, तो सेम वैसा ही काम स्टेम्प करती है। तो स्टेम support the upper parts of the plant. They act like a plant's plumbing system, conducting water and nutrients from the roots and food from in the form of glucose from leaves to other parts. समझ आ गया? यानी जमीन से जड़ों से जो पानी है वो स्टेम से गुजर के पत्तों तक जाएगा, पत्तों ने जो खुराक बनाई होगी ग्लूकोज की शक्ल में वो स्टेम से गुजर के जड़ों तक जाएगी, क्योंकि जड़ों को भी जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, फूड बनाते हैं सिर्फ लीव्स हैं, इसलिए ऑल प्लांट्स हैव स्टेम, ठीक है। और स्टेम हमेशा जमीन से ऊपर टुवर्ड द लाइट, ठीक है, की तरफ ग्रो करती है। द लीव्स एंड फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम, और लीव्स और फ्लावर स्टेम्स के ऊपर होते हैं। फ्लावर्स का जिक्र करेंगे। तो फ्लावर्स क्या आते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, आपको पता है फूल लगते हैं, फूल के बाद फल बनते हैं और उन फलों के अंदर बीज होते हैं, उन बीजों को उगाओ तो फिर नया पौधा बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव यानी कि मजीद आगे जनरेशन बढ़ाने वाला पार्ट है। अगर किसी प्लांट में फूल ही नहीं बन रहे ना तो उसका फल भी नहीं बनेगा, ठीक है। द फ्लावर्स ऑफ मैनी प्लांट्स हैव बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो बहुत सी मेडिसिन में हम फूलों को इस्तेमाल करते थे ट्रेडिशनल, ठीक है, पुराने वक्तों से। जैसा कि क्लोव, लौंग फूल है, लौंग को हम यूज करते आए हैं आज तक मेडिसिनल पर्पज के लिए, ठीक है।
कैमोमाइल फ्लावर इसको छोड़ दो, आप सिर्फ क्लोव कर लो। ठीक है जी। आगे चलें जनाब। फ्रूट। फ्रूट आपको पता है, फूल आगे कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और ये सीड्स आगे मजीद प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। प्रोडक्शन मतलब कि आपको मजीद फल वगैरह जनरेशन वगैरह प्लांट्स की बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रूट्स हैव बीन हैविनली यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो फ्रूट्स को बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखो, many members of carrot family have fruit that are used in medicinal included fennel fruit। ठीक है। और अनीस। ये फेनल फेनल सौंफ, सौंफ भी बेसिकली फ्रूट है। कार्डमम। कार्डमम इलायची। कार्डमम इलायची वो भी फ्रूट है। क्या? कार्डमम। तो ये दोनों आप फ्रूट के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई पॉइंट कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताओ। क्लियर है सबको?